क्वेश्चन बेटा हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख के क्या लग रहा है, किस टॉपिक से है ये डॉपलर्स इफेक्ट से है। यस यू आर राइट, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, याद है किसी को डॉपलर्स इफेक्ट? व्हाट वाज डॉपलर्स इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। कि आप जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो चेंज हो रही होती है, कम ज्यादा हो रही है एज यू आर मूविंग अवे और टूवर्ड्स द सोर्स। आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं, सोर्स से दूर जा रहे हैं, या सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, आपसे दूर जा रहा है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ये रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, एक ही बात है। ओके बेटा, सो क्वेश्चन इज बेटा, द वार्निंग सिग्नल ऑन द एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज. The speed of the sound is 330 meter per second. The ambulance is traveling with a constant velocity of 25 meter per second towards an observer. The ambulance passes and then moves away from the observer with no change in velocity. Which overall change in the observed frequency takes place between the times at which the ambulance is long way behind the observer and when it is long way in front of the observer? जी बेटा, लॉन्ग वे बिहाइंड। क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एम्बुलेंस आई, गुजर के चली गई। फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया है वो आपने बताना है, चेंज बताना है, चेंज बताना है, चेंज बताना है। जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है बेटा वो बताना है। जी बता सकते हैं, कैसे निकालेंगे, किसी के पास आइडिया है? चेंज का क्या मतलब होगा? अगर क्वेश्चन में पढ़े ना, विच ओवरऑल चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस बिटवीन द टाइम्स एट विच द एम्बुलेंस इज लॉन्ग वे बिहाइंड, मतलब यहां पे है, एंड व्हेन इट इज लॉन्ग वे इन फ्रंट, जब यहां पे है। तो यहां वाली फ्रीक्वेंसी बेटा निकालनी है पहले, फिर यहां वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक में आपकी तरफ आ रहा है, एक में आपसे दूर जा रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी करेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकालें एंड देन सी द डिफरेंस। तो बेटा निकालें पहले, आप पहले फ्रीक्वेंसी निकालें, जल्दी करेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या था? एफ एस वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस। और ये फॉर्मूला बेटा हमें गिवन होता है, एफ नॉट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ एस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड वी एस इज द स्पीड ऑफ द मूविंग थिंग, मूविंग ऑब्जर्वर और मूविंग, गुड मिकाई बेटा, और मूविंग सोर्स। अब बेटा जब आपकी तरफ आ रहा है, प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर माइनस आएगा। If the thing is moving towards you, if the source is moving towards you, in that case you will have a positive, you will have a negative sign in your denominator. moving towards Moving towards, f naught is equal to fsv, v minus vs. F naught is equal to fsv divided by v minus vs. तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 600। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ये v जो है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 दी हुई है। 330 दोबारा से माइनस स्पीड ऑफ एम्बुलेंस क्या है, 25। मुझे बताएं ये क्या आ रही है, पहले ये निकालेंगे फिर अवे की निकालेंगे, फिर दोनों में चेंज देखना है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस वी एंड वी प्लस वी एस। ओके, इसका आंसर आप कह रहे हैं इस फर्स्ट वाले का 18 हर्ट्ज आ रहा है, एंड सेकंड वाले में बेटा एज अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, सो फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज, दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ पॉजिटिव साइन इन योर डिनोमिनेटर। फॉर्मूला के डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन होगा। तो बेटा जी एफ नॉट, एफ एस क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 600, स्पीड ऑफ साउंड क्या है 330, स्पीड ऑफ साउंड क्या है 330 प्लस 25। जी तो बताएं एफ नॉट की क्या वैल्यू आ गई, इस दोनों की मुझे बता, एक की आपने बता दी 649 है, दूसरी क्या है 557.7। अब बेटा आपको चेंज चाहिए, आपको ओवरऑल चेंज आया, कितना चेंज आया फ्रीक्वेंसी में,
649.18 minus 557.7. The change 91.4 hertz. So answer is 91 hertz. C is the right answer. बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा जो लोग सी कह रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चन होता है डॉपलर्स का बेटा, ज्यादा तंग नहीं करता. फॉर्मूला सही अप्लाई करना आना चाहिए. फॉर्मूला भी हमें पेपर में गिवन होता है. फॉर्मूला भी हमें पेपर में गिवन होता है, बस फॉर्मूला सही अप्लाई करना आना चाहिए. प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है डिनोमिनेटर में. अगर जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, डिनोमिनेटर माइनस आएगा. और अगर सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में. कोई मसला इसके साथ बेटा, हो जाएगा ये. आगे चले 4 पे आए. जल्दी चलेंगे जल्दी चलेंगे. और जागे बेटा जरा, जागे. क्वेश्चन नंबर 4. Brief pulses of red, blue, green light are emitted from the sun at the same time. The pulses travel the same distance to reach Mars. Assume that pulses travel in a vacuum for the full duration of their journey. In which order would these pulses of light arrive at Mars? In which order? इन विच ऑर्डर रेड ब्लू ग्रीन में से पहले कौन आएगा, ये सब साथ आएंगे, ये हमने आइडेंटिफाई करना है. यू नो रेड ब्लू ग्रीन, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, ये हमारे पास सीक्वेंस होता है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो व्हाइट लाइट होती है, इट हैज 7 कलर्स. तो कह रहे सन से एक टाइम पे निकलेंगे सब, कौन पहले पहुंचेगा. सो कहना बेटा मिस्टेक की होगी इसमें, आंसर यही है. जी क्या कह रहे हैं बेटा, आपको ये बात बता, अभी ये बिल्कुल कॉमन सा नॉलेज है, सिंपल सा नॉलेज है कि स्पीड सबकी सेम होती है, विच इज 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे लाइट है, चाहे एक्सरेज है, चाहे गैमा रेज हैं, या लाइट के आगे फर्दर कलर्स हैं, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो, दे ऑल हैव द सेम स्पीड. So they should arrive at the same time. कोई पहले बाद में नहीं आएगा, because they all have the same speed. So they should arrive at the same time. So A should be your answer. Question number 5 पे आए बेटा. Question number 5 पे आए. In a progressive water wave, two particles P and Q on the surface of water are a fixed horizontal distance apart. P and Q oscillates vertically. At time t0, the wave is shown. Which graph best represents the variation with time t of the phase difference between the oscillations of the water particles P and the oscillation of water particle Q? इन दोनों का फेज डिफरेंस कैसे वेरी करेगा विद टाइम. इन दोनों का फेज डिफरेंस कैसे वेरी करेगा. देयर इज अ फेज डिफरेंस. पहले तो बेटा आप मुझे बताएंगे फेज डिफरेंस है भी या नहीं है ना. पहले तो इस बात से आपको, पहले तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज सम फेज डिफरेंस. ये यहां पे है ना P, ये यहां पे है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन फेज. अगर ये Q यहां पे होता ना, फिर हम कहते P एंड Q आर इन फेज, फिर फेज डिफरेंस होता 0. अभी देयर इज सम फेज डिफरेंस, P एंड Q में देयर इज सम फेज डिफरेंस. अब हमने देखना है फेज डिफरेंस तो है, फेज डिफरेंस तो है. अब वो टाइम चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, ये देखना है बेटा हमने. फेज डिफरेंस तो है, चेंज होगा फेज डिफरेंस. बेटा फेज डिफरेंस जो है थ्रू आउट सेम रहता है. फेज डिफरेंस थ्रू आउट P और Q अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहेंगे. ऐसा नहीं होता कि अभी इन फेज हैं, थोड़ी देर बाद आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, फिर इन फेज आ जाएंगे. पहले फेज डिफरेंस 90 था, फिर 180 हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर कोई टू पार्टिकल्स इन फेज हैं तो थ्रू आउट इन फेज रहेंगे. अगर कोई पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज हैं एंड देयर फेज डिफरेंस इज लेट्स से 90 डिग्री, तो थ्रू आउट कितना रहेगा, जितना मर्जी टाइम गुजर गया है कितना रहेगा, 90 ही रहेगा. तो बेटा जी ये नहीं है कि टाइम के साथ फेज डिफरेंस भी चेंज होना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता. अगर फेज डिफरेंस है जो भी है वो ही रहेगा.
180 है वही रहेगा, 270 है वही रहेगा, 90 है वही रहेगा, 45 है वही रहेगा, वट एवर द वैल्यू इज. एंड इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस तो तब नो फेज डिफरेंस जीरो रहेगा फिर थ्रू आउट. सो बेटा इसका आंसर है डी. There is some phase difference, let's say 45 degree or let's say 180 degree, whatever the value is, we don't know the value, but there is some phase difference. वो विद टाइम चेंज नहीं होगा. और बेटा जी ऐसा नहीं होता. काइंडली ये अपने माइंड से ये वाली बात निकाल दें कि आप समझते हैं ये क्यू जो है थोड़ी देर मूव करके सर यहाँ चला जाएगा. बच्चे सर क्यू मूव करके यहाँ चला जाएगा, ये तो इन फेज आ जाएगी, तो फेज डिफरेंस चेंज हो गया. ऐसा होता है, ऐसा होता है ये. पार्टिकल बेटा सिर्फ ऊपर नीचे मूव करता है, ऐसे आगे थोड़ी जा रहा होता है पार्टिकल. यही तो पहली डेफिनेशन ही यही थी बेटा कि वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम. खुद पार्टिकल चल के नहीं जा रहे आगे, ऊपर नीचे से मूव कर रहे हैं एंड वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होगा क्यों थोड़ी बार यहाँ पे आ गया फेज डिफरेंस चेंज हो गया. फेज डिफरेंस था, ये क्यों हमेशा इसी तरह रहेगी, ऊपर जा रहा होगा नीचे आ रहा होगा, पी ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है. तो थ्रू आउट जो इन दोनों के मोशन में गैप है वो ही रहेगा गैप. ठीक है, तो ये बात माइंड में रखनी है. तो एक बार जब फेज डिफरेंस किसी दो पार्टिकल के बीच में आप निकाल लेते हैं थ्रू आउट वही रहता है. नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए बेटा. An observer hears a sound wave emitted from a moving source. The observed frequency is less than the frequency of sound emitted from the source. Observed frequency कम है. Observed frequency कम कब होती है? Observed frequency किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन किस टॉपिक का है? उस टॉपिक के थ्रू सोचे ना. डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट है ये. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कब कम होती है? नहीं, वेवलेंथ का हमने कभी जिक्र ही नहीं किया उसमें. हम मुझे डॉपलर्स इफेक्ट की थ्रू बताए ना. व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे. सिंपल सी बात है, अभी हम यही बात कर रहे थे. तो सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, ऊंची आवाज आ रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है. एंड द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, देन द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. तो कह रहा है द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस, कम है. तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? द सोर्स इज moving away from the observer. Yeah, A should be your right answer. So A is the right answer बेटा. तो ये डॉपलर्स कैसी बेटा बात आएगी. फ्रीक्वेंसी अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो इसका मतलब था द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल टू ह्यूमन आई? अब बेटा मैंने आपसे कहा था और आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा. अभी आप थ्योरी में भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट विजिबल टू ह्यूमन आई. ह्यूमन आई मींस वाइट लाइट की बात हो रही है. जो हमें एक पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो नजर आता है वो वाइट लाइट है. एक्सरे नजर आती हैं? नहीं. गैमा? नहीं. इंफ्रारेड? नहीं. The only part that you can see is visible light. So it means he's talking about the frequency of the visible light. जी. क्या किसने याद किया है? वेव कोई एक, दोनों में कोई एक चीज याद की भी हो ना, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. आप वेवलेंथ ऐड कर दें तो उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. स्पीड तो 3 × 10⁸ है बिल्कुल. यस, तो क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर. यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा. ये वेवलेंथ आ गई राफिद बेटा. अब वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल लें आप. वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल लें. तो दोनों में से कोई एक चीज तो याद रखें ना, क्योंकि आपको वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे बेटा आप. बेटा जी इसी वजह से कहता हूँ कि साथ रहा करें ना, बीच में गायब हो जाते हैं. यहाँ बेटा जब हमने ये टेबल पढ़ा था, जब मैंने कहा था ये टेबल बेटा जी क्या करना है, याद रखना है. यही तो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहा है और विजिबल लाइट की बात कर रहा है. ये वैल्यूज दी हुई है बेटा. क्या दिया हुआ है ये? 7.5 × 10⁻14, 4.3 × 10⁻14. अब आप खुद देखें ना, उसने आपको इन टर्म्स ऑफ दिया हुआ है किसमें? मेगा में और टेरा में दिया हुआ है. टेरा क्या होता है? 10⁻⁻, माइनस किधर से? 12. तो यहाँ क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7.5 × 10⁻14. तो 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज है. ये बन जाएगा 750 × 10⁻12
एंड 750 टेराहर्ट्ज। और दूसरी रेंज क्या दी हुई है? 4.3 इंटू 10 पावर 14, 430 इंटू 10 पावर 12, दैट विल बी 430 टेराहर्ट्ज। सो डी शुड बी योर आंसर। तो ये वही फ्रीक्वेंसी है जो टेबल में दी हुई है, वही याद रखनी है आपने। वेवलेंथ याद कर लें या फ्रीक्वेंसी याद कर लें बेटा, दूसरी चीज निकल आएगी। अगर आपको वेवलेंथ याद है तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो ये टेबल याद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, मेमोराइज करना है ये मैंने। बाद में आपको याद नहीं रहेगी आंसर किस तरह आया था, तो ये इसका रट्टा मारना पड़ेगा। और अभी आप थ्योरी में जाके देखेंगे इस तरह की वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ रही होती है। Okay, two sound waves have frequencies of 250 hertz and 300 hertz. The speed of sound is 340 meter per second. What is the difference between the wavelength of the two waves? What is the difference between the wavelength of the two waves? Wavelength निकालनी है बेटा आपने। दोनों की फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है, हमें वेवलेंथ कह रहा है निकालें, डिफरेंस निकालें वेवलेंथ का। तो बेटा फॉर्मूला यूज करें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड 340 है, फ्रीक्वेंसी 250 है, इस पे वेवलेंथ बताएं कितनी आ रही है मुझे। फिर 340 है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है 300, और क्या पहले में क्या आ रहा है? 1.36 मीटर। सेकंड में क्या आ रहा है? 1.13 मीटर। सो डिफरेंस देखना है बेटा आपने। तो 1.36 माइनस 1.13 एंड दैट इज 0.23। ओके, 0.23 मीटर्स। तो बेटा डिफरेंस इन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी दो दी हुई है, तो पहले दोनों फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालें, फिर उन वेवलेंथ का डिफरेंस निकालें बेटा, फिर उन वेवलेंथ का डिफरेंस निकालें। ठीक होगी बेटा बात? क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द वेवलेंथ? अगेन देख ले बेटा, अब आपको सीक्वेंस याद है, आपको वैल्यूज याद हैं, तो इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। क्या बनता है आंसर, देख के बताते हैं अभी के लिए कि याद नहीं है तो। माइक्रो आएगा सबसे पहले, फिर इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ। बी शुड बी योर आंसर। बी इज द राइट आंसर। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरेज एंड गामा रेज। सीक्वेंस याद है हमें, और वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सीआरओ। A microphone connected to a Y plate of cathode ray oscilloscope is placed in front of a loudspeaker. The trace on the screen of the CRO is shown. The time-based setting is 0.5 millisecond per centimeter, and the Y plate sensitivity is 0.2 millivolt per centimeter. Time-based setting क्या होती है? Time-based setting is the value of one block on x-axis. एंड वाई गेन क्या होता है? ये वाई प्लेट सेंसिटिविटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ वन ब्लॉक ऑन वाई एक्सिस। So what is the frequency of sound from the loudspeaker and what is the amplitude of the tracer on the CRO? फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा। टाइम बेस्ड सेटिंग दी हुई है, एक ब्लॉक की वैल्यू आपको दी हुई है, एक ब्लॉक की आपको वैल्यू दी हुई है। तो टाइम पीरियड, वन ब्लॉक की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.5 मिली सेकेंड। मुझे बताएं टाइम पीरियड क्या होगा, पूरी वेव को कितना टाइम लग रहा है, कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं पूरी वेव के अंदर? पूरी वेव के अंदर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं बेटा? 6 ब्लॉक्स आ रहे हैं। पूरी वेव में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बेटा, यहाँ ट्रफ से लेकर ट्रफ तक जाएंगे, 6 ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो दैट विल गिव यू, बिकॉज दिस होल टाइम विल गिव यू द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एंड द टाइम पीरियड इज कितना आ रहा है ये? 3 मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड नहीं आ रहा, 6 × 0.5 करेंगे तो 3 आता है ना। 3 मिली सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लें बेटा, फ्रीक्वेंसी इज 1 आवर टाइम पीरियड। सो 1 आवर 3 × 10⁻³ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 330 हर्ट्ज।
ये फ्रीक्वेंसी आ गई तो ए बी ऑप्शन सी डी आउट हो गई। तो टाइम बेस्ड सेटिंग से टाइम पीरियड निकाला एंड फ्रॉम दैट टाइम पीरियड यू विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। नहीं हम कर रहे होते, फ्रीक्वेंसी निकाल ली बेटा। अब दूसरी बात है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मीन से ऊपर। तो मीन कितना होता है, जो वेव को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मीन कितना है हमारे पास, मीन यहाँ पे कितना ऊपर जाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 ब्लॉक्स। वन ब्लॉक की वैल्यू वाई एक्सिस पे दी हुई है बेटा। वन ब्लॉक की वैल्यू वाई एक्सिस पे कितनी है, 0.2 मिली वोल्ट। और 3 ब्लॉक्स पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 मिली वोल्ट। So 330 and 0.6 A should be your answer. तो बेटा y एक्सिस पे पता चल गया ना, 3 ब्लॉक है, एक ब्लॉक की वैल्यू से 0.2 दी हुई है, 3 की 0.6 हो जाएगी। दैट्स इट। ये मीन आ गई ना आपके पास। मीन वो होती है जहां पे नीचे ऊपर डिस्टेंस सेम होता है, 1 2 3। एम्पलीट्यूड होता है मीन से टॉप तक का डिस्टेंस, वो एम्पलीट्यूड होता है। मीन से टॉप तक का डिस्टेंस वो एम्पलीट्यूड होता है। वो भी वही होती है, एक ही बात है। थ्योरी पे है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इज a microphone and CRO are used to analyze a sound wave of frequency 5000 hertz. The trace that is displayed on the screen of CRO is shown in figure 5.1. Determine the time based setting in, वही टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी है बेटा। उल्टा काम करना है अभी। पहले बेटा हमें टाइम बेस्ड सेटिंग दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। अभी लास्ट जो हमने एमसीक्यू किया। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी, उसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें। पहले फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालें, फिर टाइम पीरियड से ब्लॉक्स देके टाइम बेस्ड सेटिंग निकालें। एक ब्लॉक की वैल्यू होती है टाइम बेस्ड सेटिंग। तो बेटा पहले फ्रीक्वेंसी को यूज करें एंड फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 1 आवर फ्रीक्वेंसी, 1 आवर 5000 will be your time period. 2 into 10 raised power minus 4 seconds. 2 into 10 raised power minus 4 seconds बेटा। ये टाइम आ गया पूरी वेव का। हमें पर सेंटीमीटर चाहिए। पूरी वेव में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, काउंट करें जरा छोटे वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अगर आप 5 को 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो कितना बन गया, 5 10 15 20। 4 ब्लॉक्स बनते हैं बड़े। बड़े 4 ब्लॉक्स बनते हैं, छोटे 20 बनते हैं। तो इसका मतलब है 20 ब्लॉक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल 20 ब्लॉक्स की वैल्यू क्या है, 2 into 10 to the power -4 विच इज द टाइम पीरियड। क्योंकि एक वेव को जो टाइम लगता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। So 20 blocks, they will take 2 into 10 power -4 seconds. And we need the value for how many blocks? One big block per centimeter चाहिए। तो इसमें कितने छोटे ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें पर सेंटीमीटर चाहिए ना, पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 5। तो 5 ब्लॉक्स की बेटा वैल्यू आ जाएगी x। जरा मुझे बताया इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आ रहा है। टाइम बेस सेटिंग आ जाएगी, टाइम फॉर 1 सेंटीमीटर, 5 into 10 power -5। 5 into 10 power -5। ओके गुड। होगी बेटा ये बात। राफिद बेटा, पूरी वेव के जो टाइम है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस होल वेव, 20। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड आया वो कितने ब्लॉक्स का टाइम है, 20 ब्लॉक्स का।
हमें टाइम चाहिए 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टाइम बेस्ड सेटिंग होती है पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 स्मॉल ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो हमें 5 ब्लॉक्स की वैल्यू चाहिए, वो हमने कर ली एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी 5 × 10⁻⁵। नेक्स्ट पे है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। The variation with time t of the displacement y of a wave x as it passes a point P is shown in figure 5.1. The intensity of wave x is I. Wave की intensity I है बेटा. Use figure 5.1 to determine the frequency of wave x. कह रहा है फिगर को यूज करके फ्रीक्वेंसी निकालें. टाइम पीरियड निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. टाइम पीरियड निकालें, उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो टाइम पीरियड कितना नजर आ रहा है? टाइम पीरियड कितना नजर आ रहा है बेटा? अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे जाके, किधर से? 1 से 5 तक. ओके, 1 से 5 तक अगर आप कर रहे हैं ये बन जाता है 4 मिली सेकेंड. फ्रीक्वेंसी विल बी 1 hour 4 milliseconds एंड दैट विल बी, सॉरी, यस, 1 hour टाइम पीरियड इज 250 Hz. 250 Hz. ओके, बी पार्ट बेटा. A second wave z with the same frequency as wave x also passes point P. Wave z has intensity 2I. The phase difference between the two waves is 90. On figure 5.1, sketch the variation with time t of the displacement y of wave z. Show your working. Show your working बेटा. अब आपने एक और वेव है, a second wave z with the same frequency as wave x also passes point P. Wave z has double intensity. The phase difference is 90. You need to draw a new wave. अब बेटा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से करना है. दो चीजें चेंज हो रही हैं. एक, स्टार्टिंग पॉइंट, because they have a phase difference of 90. The other thing that will change is, the other thing that will change in this wave z is the amplitude. Because intensity जब चेंज होती है तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है. जब एम्पलीट्यूड चेंज होता है इंटेंसिटी चेंज होती है. रिलेशन पढ़ा हुआ है ना? क्या रिलेशन है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ? डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन है. डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ. इसी वजह से बेटा मैंने कहा था ना ये पढ़ के आना है आपने. सिंपल सा रिलेशन पूछा आपसे और कुछ भी नहीं कहा मैंने. इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट स्क्वायर है, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है. अब बेटा मैं आपको बताता हूँ ये रेशियो, जब आपने ऐसे काम करना होगा तो आपने जब रेशियोज निकालनी है क्या करना है, एक प्रोसेस माइंड में रख लेना, हो जाएगा आपसे. अब बेटा एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इंटेंसिटी. ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? स्क्वायर को मैंने खत्म कर दिया. स्क्वायर को मैंने खत्म कर दिया. अब उसने क्या कहा है बेटा? उसने कहा है, अच्छा ये हमारे पास था ओल्ड एम्पलीट्यूड. ओल्ड एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी ये है, ऐसी बात है. ओल्ड एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी ये है. अब वो कह रहा है कि मैंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया है? 2 टाइम्स ज्यादा कर दिया. 2I हो गया. आई की जगह पे क्या आ जाएगा? 2I आ जाएगा. तो न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा? वही वही फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं. ठीक हो गया? तो न्यू एम्पलीट्यूड निकालना है तभी न्यू वेव आएगी. तो बेटा अब इसकी रेशियो बना लें, न्यू बाय ओल्ड. न्यू पे इंटेंसिटी क्या है? √2 √I, मैंने दोनों को अलग करके लिख लिया, डिवाइडेड बाय ओल्ड की इंटेंसिटी क्या है? जस्ट I. √I will cancel out with √I. The new amplitude will be √2 amplitude of old.
तो न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओल्ड का √2 होगा। जब वो कह रहा है शो योर वर्किंग, देन शो योर वर्किंग, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो न्यू एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ओल्ड का कितना आ रहा है, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय √2। अब मुझे जाके देख के बताएं ओल्ड कितना है एम्पलीट्यूड, ओल्ड एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय √2 करें जरा, क्या आंसर आता है। 2 √2 डेसिमल में क्या आ रहा है, 2.8। इसका मतलब है मेरा एम्पलीट्यूड 2 से जंप करके कहाँ चला गया, 2.8 पे चला गया। 2 से जंप करके कहाँ चला गया, 2.8 पे चला गया। जो मेरी नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 2 नहीं होगा, वो होगा 2.8, ऊपर होगा। अब बेटा दूसरी बात, अब ये एक पहली बात होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही। दूसरी जो चीज चेंज हो रही है वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ उसने, क्या दोनों वेव में कितना फेज डिफरेंस है, 90 है। 90 का मतलब ये है बेटा कि ये वेव यहां से तो स्टार्ट नहीं होने वाली, आपकी जो वेव है इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं होने वाली। फेज डिफरेंस होना चाहिए 90। फेज डिफरेंस कितना होता है, सीखा हुआ है आप। अगर एक पॉइंट मीन पे है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस 90, क्रस्ट पे या ट्रफ पे। मीन से ट्रफ पे जाए फेज डिफरेंस 90, मीन से क्रस्ट पे जाए फेज डिफरेंस 90। ऐसा ही होता है। अब हमने अपनी दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस रखना है 90। हमारी वेव स्टार्ट हो रही है अभी ये वाली क्रस्ट से, तो फेज डिफरेंस 90 के लिए जो हमारी सेकंड वेव है वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, मीन से। क्योंकि मीन और क्रस्ट में फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 होता है। तो बेटा हमारी जो जी वाली वेव है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 90, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मीन विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90। और टॉप कहां करेगी बेटा जाके, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए इसका, 2.8। कितने ब्लॉक्स बनते हैं, 3 से एक ब्लॉक नीचे। पहले सारे पॉइंट्स मार्क कर लें। जब ये मीन पे आएगा ये क्रस्ट पे चला जाएगा विद अ हायर एम्पलीट्यूड, फिर ये आएगा 0 पे, फिर जाएगा नीचे -2.8। पहले सारे पॉइंट्स मार्क करें बेटा, -2.8 पे, फिर 0 पे, एंड देन +2.8 पे। तो जहां पे ये क्रस्ट पे था ये मीन पे है, जहां पे ये मीन पे था ये क्रस्ट पे है, जहां पे ये ट्रफ पे था मीन पे है, जहां पे ये मीन पे था यहाँ पे ये ट्रफ पे है। हर जगह पे फेज डिफरेंस यू कैन सी देयर इज अ कॉमन फेज डिफरेंस ऑफ 90। अब इन पॉइंट्स को बेटा आप कर दें ज्वाइन। अब आप वेव ड्रॉ करेंगे, ऐसी कुछ बेटा वेव बनेगी आपके पास। नाउ यू कैन क्लियरली सी थ्रू आउट द फेज डिफरेंस इज 90, थ्रू आउट द फेज डिफरेंस इज 90, थ्रू आउट द फेज डिफरेंस इज 90, एंड द एम्पलीट्यूड इज 2.8 इंस्टेड ऑफ 2। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया क्योंकि इंटेंसिटी चेंज की है बेटा। इस डायग्राम को जरा देख ले बेटा, इसमें कोई चीज पहले पूछनी है पूछ ले। एम्पलीट्यूड जब भी निकालना रेशियो से निकालना। पहले ये था, इंटेंसिटी ये थी, उस पर एम्पलीट्यूड ये था आपके पास। तो आपने कहा पहले एम्पलीट्यूड ओल्ड पे इंटेंसिटी आई है, फिर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, तो न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा, रेशियो बना ली, न्यू ओवर ओल्ड, न्यू ओवर ओल्ड। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, √2 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड आ गया, ओल्ड क्या है 2 है, तो 2.8 आ गया न्यू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड न्यू वाला 2.8 पे, 2.8 पे, 2.8 पे। सेकंड जो चीज थी वो था फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस था 90। 90 का मतलब है अगर एक मीन पे है दूसरा क्रस्ट पे होगा या ट्रफ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ ट्रफ से स्टार्ट करता तो फिर मेरा फेज डिफरेंस कितना होता, अगर मैं ट्रफ से स्टार्ट करता अपनी वेव को, फिर मेरा फेज डिफरेंस कितना हो जाता, 180। क्योंकि क्रस्ट से मीन तक 90, मीन से ट्रफ तक 90 मोर 180। ये भी आप देख सकते हैं, अगर 180 कहेगा तो फिर कहां से स्टार्ट करना। और अगर 360 होता फिर वहीं पे रहता, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता, स्टार्ट वहीं से ही होती। लैगिंग थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देंगे, डिपेंड करता है कितना लैग कर, बाय 90। 90 का मतलब फेज डिफरेंस ही है ना फिर आपके पास।
इसका मतलब है जब ये क्रस्ट आ रहा है तब ये अभी वेव स्टार्ट हुई है। लैग का मतलब यही है उस केस में। ये जब ये अभी टॉप पे पहुंच गई है, ये अभी स्टार्ट हुई है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई थी पहले से। फेज डिफरेंस क्या था? 90। तो ये वाली वेव लीड कर रही है 90 से, और ये 90 से लैग कर रही है। हो गया बेटा ये? डन? एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन बेटा? यस, दोज हु आर ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम? तो ये बेटा हमारे एमसीक्यूज हो गए 10। थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए जरा, देखते हैं 2-3 मिनट में जितना हम कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। ये राफिद बेटा देख ले रिलेशन। ओके। By reference, by reference to the direction of propagation of energy state, what is meant by longitudinal and what is meant by transfer? You already know the definition. बेटा जल्दी से लिख लेंगे ट्रांसफर longitudinal की। Waves in which the particle oscillate parallel, wave in which the particles oscillate parallel to the direction of propagation of wave, parallel to the direction of propagation of wave, parallel to the direction of propagation of wave, that is longitudinal, and wave in which particles vibrate perpendicular, in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दोनों मेंशन कर सकते हैं बेटा। ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है बेटा, ये किस टॉपिक से है? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज का है ये। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का आ गया, और डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल आ गया। तो बेटा काइंडली इसे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कंप्लीट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले बेटा एक दफ़ा सारा दोबारा से कंटेंट गो थ्रू कर लेना। अभी हमने और क्वेश्चंस करने हैं, 2-3 दिन हमने क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद विल स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स, और फिर लास्ट में करंट करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में विल सी सम मोर क्वेश्चंस। ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज।